जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपने अपनी तैयारी में व्यस्त और मगन होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है ये जनवरी में प्रस्तावित कर दिया गया है। वहीं साथ साथ बात करते हैं बिहार सिविल कोड की, तो बिहार सिविल कोड की हम बात कर लेते हैं। तो ये इसका भी एग्ज़ाम जो है जनवरी से फरवरी में प्रस्तावित कर दिया गया है। वहीं बात करते हैं बिहार सचिवालय सहायक की 23 से 24 दिसंबर को होने वाले हैं, एग्ज़ाम कंफर्म होने वाले हैं। इसके लिए हम बात कर लेते हैं। हम 20 एमसीक्यू जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवीआई जो सामान्य अध्ययन की बात करें तो सीबीटी बेस्ड टेस्ट पर आधारित है, बिल्कुल ही आधारित है। अब वही बात कर लेते हैं, आपको जिस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भी एक हम टेस्ट कराए जाएंगे उससे पहले जो है एक कुछ एक्स्ट्रा डोज में हम बात करते हैं। एक्स्ट्रा डोज में कुछ मतलब वो वे क्वेश्चन कराने का हम प्रयास करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको 1 नंबर प्लस पॉइंट दिलाने का प्रयास करेंगे। वही बात कर लेते हैं, आज हम जानते हैं एक संस्था यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था, आज जान लेते हैं किसी दिन दिवस जब बात कर लेंगे, किसी दिन देश मुद्रा बात कर, किसी दिन हम बात कर लेते हैं महाद्वीप की बात कर, किसी दिन रेखा बात कर लेते हैं, तो किसी दिन और कुछ ऐसे करके हम जो है जो एक क्वेश्चन आपको जहाँ से 1 नंबर आपको पक्का होने की संभावना है तो वहाँ से आपको क्वेश्चन हम कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की सार्क सदस्य देशों के बारे में, कौन कौन से हैं, इसे इजीली तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। स्थापना की बात करें तो 8 दिसंबर 1985 में इसका स्थापना हुआ था। इसका लोगो यहाँ पे दिया गया, देख सकते हो आप। और सार्क की बात कर लेते हैं, सार्क वे देश हैं, पहले हम बात कर लेते हैं। याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, ये आप एक बार समझ लोगे ना तो याद करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जो जो देश है जो भारत से स्थलीय सीमा साझा कर रहे हैं तो उसका हम पहले बात कर लेते हैं। तो ये हो गया, कितना हो गया, 3 2 5 हो गया, एक भारत खुद ही है 6 हो गया, बचा 2 देश। पहले हम बात करते हैं अफगानिस्तान, वहाँ से अफगानिस्तान से ऊपर से हम शुरू करेंगे। उसके बाद हमारा बेटा पाकिस्तान हुआ, उसके बाद बात करते हैं नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और तीसरा हम बात करते हैं पोता भी शामिल है। ठीक है, ये याद रखनी है। एक भारत खुद हुआ, 6 हो गया। अब वही बात कर लेते हैं 2 देश, और कौन सा है जो याद करने में आसानी होगा। 2 देश सिर्फ आपको याद रखना है जो जलीय सीमा से लगने वाला देश है, एक मालदीव हुआ और दूसरा श्रीलंका। यही देश मात्र आप 2 को याद रखना, बाकी सब स्थलीय मार्ग से सटने वाले सीमा साझा करने वाले देश हैं। अब वही बात कर लेते हैं, सार्क में 8 देश हैं। यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं, ये सारे के सारे सार्क देश के मेंबर हैं, मेंबर कंट्री है। अब बात करते हैं सार्क की स्थापना, हम पहले बता चुके हैं 8 दिसंबर 1985 को। ये जो है दिनांक सहित आप याद कर लीजिए इस ईस्वी को, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसका मुख्यालय और सचिवालय की बात करते हैं, ये भी कई बार पूछे जाते हैं, बहुत ही वीवीआई कह सकते हैं। ये आपको बहुत ही याद मतलब अच्छी तरह से याद रखनी है। तो काठमांडू में हो जाते हैं। अफगानिस्तान जो 2005 में आयोजित 13वें शिखर सम्मेलन में इसका मेंबर बना था, अफगानिस्तान देश, ये आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों इस तरह हम जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो हम इससे भी और ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो आप जो है एक कमेंट करके हमारे मोटिवेट को ज़रूर बढ़ाएं। तो चलिए हम के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, कि रानी दुर्गावती संबंधित है। रानी दुर्गावती की हम बात करते हैं, ये कहाँ से संबंधित है, जबलपुर से संबंधित है। जबलपुर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सा है, मध्य प्रदेश की राजधानी, ये आपको कमेंट करके बताना है। मध्य एमपी का राजधानी कहाँ पे है, ये कमेंट करके बताएं। और बात करते हैं रानी दुर्गावती का संबंध जो है जबलपुर से था। और इसकी बात करते हैं, रानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की पुत्री और गोंड राजा दलपत शाह की पत्नी थी, ये आपको याद रखनी है। और रानी दुर्गावती की बात करें 1549 से 1564 तक ईस्वी तक सफलतापूर्वक वीर नारायण मराठी की राजमाता और संरक्षिका के रूप में कार्य किया था। ये इतनी ईस्वी से इतनी ईस्वी के बीच। और मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, इसकी राजधानी क्या है, भोपाल है, ये याद रखना है। भोपाल में कौन सा संस्थान स्थित है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में ही स्थित है, ये आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं भारतीय वन जीव संरक्षण संस्थान यानी कि वन्य जीव संस्थान कहाँ पे, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की हम बात करें तो ये देहरादून से ही प्रकाशित होते हैं। देहरादून किसकी राजधानी है, तो
ये आपको याद रखना है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड कब 2000 ईस्वी में अलग हुआ था, किससे? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होता है। अब ये आपको कमेंट करके बताना है तो उत्तराखंड में कुल कितने राज्य अलग हुए थे, ये आपको कौन कौन से राज्य अलग हुए थे ये कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण होता है। विषुवत रेखा पर जो है गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होता है? तो विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ये ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है। ध्रुवों पर क्या होता है? त्वरण की अपेक्षा कम होता है। वहीं बात करें सबसे क्रियाशील धातु की, हम बात करके सबसे क्रियाशील इसमें कौन सा है? तो सबसे क्रियाशील की हम बात करें तो ये ऑक्सीजन है। कैसे हम पता करेंगे कि ये ऑक्सीजन, ये विकल्प के अनुसार से हमको, विकल्प के अनुसार से ये होता है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं ऐसे क्रियाशील की, तो क्रियाशील यहाँ से हम देख लेते हैं बाएं से दाएं। आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं द्वितीय आवर्त की बात करते हैं, सेकेंड आवर्त की बात कर लेते हैं। ये पहला लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, उसके बाद बोरॉन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन हो गया। ये आपको देख लेना है। तो अगर बाएं से दाएं हम जाएंगे आवर्त सारणी में तो क्या होता है? तो धनात्मक की स्थिति जो होती है ये घटती है और ऋणात्मक की स्थिति क्या होता है? बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता की प्रकृति बढ़ती है और धनात्मकता की प्रकृति क्या होती है? घटती है। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आशा करता हूँ कि आप सभी को यह जानकारी बहुत ही पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया क्या होती है? इसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है ऑक्सीकरण में। अब ग्रहण की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? ग्रहण जो होता है अपकरण की क्रिया में, जैसे अपकरण बोलेगा तो उसमें जो है ऑक्सीजन का ग्रहण होता है, ये याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं रेडोन क्या है। तो रेडोन क्या है तो ये बात कर लेते हैं, यह एक अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस रेडोन है। अब वही बात करते हैं रेडोन क्या होता है? भूकंप का, आप देखे होंगे भूकंप जो होता है उसके भूकंप के समय जो निकलने वाले गैस होता है ये रेडोन ही होता है। अगर बात कर लेते हैं इंडूर, INDOOR, इंडूर, इंडूर प्रदूषण में सबसे जिम्मेवार गैस कौन सा होता है? ये रेडोन ही होता है। कौन? रेडोन ही होता है। और बात करते हैं रेडोन एक रेडियो सक्रिय तत्व भी है, याद रखना, रेडियो सक्रिय तत्व भी है। अब बात करते हैं आलू। आलू में वनस्पतिक उत्पादन किस भाग द्वारा, यानी आलू का उत्पादन जो हम करते हैं किस भाग से होता है? तो ये तने भाग से होता है। तो किसी के भाग से? तने भाग होता है। आलू क्या है? एक कंद फसल है, कंद फसल है। वो तने भाग से अगर आपको पूछे किसका किसका उत्पादन होता है तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है। हद कर दी आपने, ठीक है, ये याद रखनी है आप। हद से हल्दी होगा, के से केसर हो जाता है, यानी कि केसर शायद ऐसे कुछ है, ये हमको मतलब कुछ मिस्टेक हो रहा है। और आप से आ से आलू, प से प्याज होता है, ये आपको तने भाग से इसे प्राप्त किया जाता है। अब वही बात कर लेते हैं और भी, लहसुन, प्याज, लिली आदि की सलकंद है। क्या है? सलकंद है, ये आपको याद रखनी है। लहसुन, प्याज, लिली सब। अब वही बात करते हैं हल्दी, अदरक जो प्रकंद भी है, ये जैसे याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो दिया गया कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात के अनुसार इस पे अल्पसंख्यकों को मान्यता मिलता है। तो कैसे हम बात करते हैं अल्पसंख्यक का दर्जा मिलता है? जैसे बात कर लेते हैं बौद्ध, भारत में बौद्ध धर्म है, जैन है, मुस्लिम है और क्या है? ईसाई है। ये सारे के सारे जो है भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, यानी कि यूं कहें तो जिसकी, यानी कि जिस भी धर्म की जनसंख्या सबसे कम रहता है, यानी कम है, उसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि पाकिस्तान में बात करते हैं, हमारे बेटे जो पाकिस्तान है, यहाँ पे हिंदू जितने भी है ना अल्पसंख्यक है। क्यों? क्योंकि वहाँ हिंदू बहुत ही कम मात्रा में, और यहाँ पे हिंदुस्तान में मुस्लिम की आबादी कम है, इसके हिसाब से उसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। ये आप आसानी से आप समझ गए होंगे अल्पसंख्यक क्या होता है। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता के क्रम में
महत्व का दर्जा दिया गया था। किसके बराबर? तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष को दर्जा मिलता है, ये आपको याद रखनी है। अब वहीं बात करते हैं तो भारत में संविधान के हिसाब से क्रमवार अगर पूछा जाता है कभी कभी, क्रम के हिसाब से बताएं इसका क्रम क्या है, तो सबसे पहले भारतीय संविधान के हिसाब से सबसे पहला क्रम होता है राष्ट्रपति, तब होता है उपराष्ट्रपति, तब होता है प्रधानमंत्री, तब होता है राज्यों के राज्यपाल। ये पहले क्रम पे आ जाता है राष्ट्रपति, दूसरे क्रम पर उपराष्ट्रपति, तीसरे प्रधानमंत्री, चौथे पर राज्यों के अपने अपने राज्यों में राज्यपाल होता है। ये आपको याद रखिए, कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है, ये आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि दक्षेस यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये आपको बतानी है। तो कौन सा सदस्य नहीं है? तो म्यांमार। इसका हम पहले ही बता चुके हैं, मैप के थ्रू आपको बता ही चुके हैं। तो सार्क का सदस्य नहीं है, क्योंकि जो भी देश है कि सीमा साझा करते हैं भारत से, वो सार्क का सदस्य नहीं है। ऐसे करके हम देख सकते हैं कि भारत जो है इस प्रकार कुछ चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे है चित्र, यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है, समझ लो कि ये भारत है, ठीक है, हम जैसे से बने, यहाँ पे इस साइड में म्यांमार है, ये वाले जो मेंबर म्यांमार ये तो नहीं है, बाकी इधर से हम बताएं, यहाँ से शुरू करना, ऊपर से अफगानिस्तान से और यहाँ ख़त्म करना है, ठीक है, ऐसे ख़त्म करना है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गए हो, तो इसको अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, एक से दो बार आप देख लें तो आसानी से आपको मैप समझ में आ जाएंगे। और समझने से ज़्यादा बेहतर और कुछ नहीं होता है, रट्टा मारने से भूल जाओगे, समझने के बाद अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं। बात करें तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में शुरू किया गया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ये पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, तो विनोबा भावे थे। कौन? विनोबा भावे, ये आपको याद रखनी है। और दूसरा पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित नेहरू। और तीसरा पूछे तो ब्रह्म दत्त थे। कौन? ब्रह्म दत्त, ये याद रखें। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, अब की बार बीपीएससी में ये तीसरा पूछ लिया गया था, ब्रह्मदत्त। तीसरा सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। अब बात कर लेते हैं किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप को घोषित किया गया। और वहीं पूछे भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य, तो गोवा हो जाता है। पहला रेबीज मुक्त राज्य भी गोवा हो जाता है, ये आपको याद रखनी है। पहला एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश हो जाता है, ये आपको याद रखनी है। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हर घर जो बात, अब वही बात करते हैं टीबी मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक रखा गया है। और मलेरिया मुक्त की बात कर लेते हैं, ये 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है, ये आपको याद रखनी है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं किसने स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत की? तो किसने स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा शुरू किया गया है। बात कर लेते हैं कौन नई पुस्तक द हीरो ऑफ टाइगर हिल के लेखक है? तो यह योगेंद्र सिंह यादव है। कौन? योगेंद्र सिंह यादव है। खबरों में रही रोहिणी RH-200 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? यह साउंडिंग रॉकेट है, एक प्रकार का यह साउंडिंग रॉकेट है। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दुनिया के पहले CNG टर्मिनल शिलान्यास किया है? तो यह भावनगर में स्थित है। कहाँ पे किया है? भावनगर। भावनगर कहाँ पे? गुजरात में। और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेचू कहाँ पर स्थित है? गुजरात के साधु बेट द्वीप पर, केवड़िया में साधु बेट द्वीप पर स्थित है। किसका स्टेचू है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू है, ये याद रखिए। अब गुजरात की राजधानी कहाँ? गांधीनगर है। कहाँ पे? गांधीनगर। बात कर लेते हैं असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था जब, उस समय चेम्सफोर्ड वायसराय था। अब रॉलेट एक्ट के समय में कौन था? रॉलेट एक्ट के समय में जो था ये जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही था। और बात करते हैं इसके समय में क्या हुआ था? प्रथम मजदूर मिल जो है हड़ताल जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 1918 में, इसी के समय में हुआ था। और इसी के समय चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था 1917 में। और इसी के समय में क्या हुआ था? जब कांग्रेस का मिलन हुआ था। क्या? मुस्लिम लीग और कांग्रेस का दोनों का मिलन 1916 में हुआ था, ये याद रखो, 1916 में, ठीक है, ये याद रखनी है आपको। अब बात करते हैं
प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस प्रमुख राज्य को अपनी ओर मिलाया था? यानी कि डलहौजी का काम ही था फूट डालो राज करो। यानी कि डलहौजी जो है हड़प की नीति यानी कि हड़प की नीति अपनाया था। यानी कि किसी भी प्रांत को जो है हड़पने का प्रयास सबसे पहले इसी ने शुरुआत किया था। और सबसे पहले इसकी हड़प नीति का शिकार कौन सा प्रांत हुआ था? सतारा हुआ था। कब? 1848 में हुआ था। और सबसे लास्ट में किसको किया था? अवध को। अवध को कब? 1856 में किया गया था। ये आपको याद रखना, 1856 में। अब बात कर लेते हैं ये पहली बार जो है किसका शिकार बनाया था? तो यह अवध को बनाया था। ये आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं लॉर्ड डलहौजी की। तो ये तो हम बता ही चुके हैं। तो लॉर्ड डलहौजी का ये नीति था। वहीं बात कर लेते हैं आईएमएफ की स्थापना कब किया गया था? आईएमएफ की स्थापना 1945 में किया गया था। वर्ल्ड बैंक का स्थापना भी 1945 में ही किया गया था। ये आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में। नई नीति के अनुसार 200 रुपये के नोट पर छपा डैश भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। तो ये बात कर लेते हैं सांची का स्तूप सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यानी कि 200 रुपये के नोट पर क्या है? सांची का स्तूप है। और 100 रुपये के नोट पर क्या है? रानी की बाग है, जो गुजरात के पाटन में स्थित है। और 2000 रुपये के नोट पे किसका चित्रांकन मिलता है? तो मंगलयान का मिलता है। ये आपको याद है। 500 रुपये के नोट पे क्या मिलता है? तो लाल किला क्या मिलता है। और 50 रुपये के नोट पे क्या मिलता है? तो हम्पी का मिलता है। और 10 रुपये के नोट पर तो कोणार्क के मंदिर का मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए बात करते हैं इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।